हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? Okay, just wait for one more minute. Okay, now everyone can chat on host. You can all chat on host. Okay. Okay. Once again, good morning to all. अब बच्चों, मेरा आज एक मन है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अपनी जो क्लासेस है, क्योंकि वो रेगुलर चल रही है, मतलब रोज चल रही है। तो कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, मेरे को पहले तो आप लोग बताइए कितने लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। दी होमवर्क दैट वाज गिवन यस्टरडे, पूरा काम कर लिया है? कितने लोग हैं? ठीक है। डाउट है वो एक अलग बात है। डाउट के लिए तो मैं यहाँ पे आपके लिए हमेशा हूँ। पर अटेम्प्ट कर लिया है कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा काम अभी भी नहीं किया है। तो क्योंकि अपनी रेगुलर क्लास है, तो मैं एक लिबर्टी यहाँ पे ले रहा हूँ कि मैं आज डिस्कस ना करा के इसको कल डिस्कस में करवाऊंगा। और आप लोग एक बार और इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, जो लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है वो एक बार और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। और वैसे तो काफी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। रेस 6 भी मैंने आपको दी थी। ठीक है। हाँ, पर ये जरूर है कि मैं बार बार इस तरह से, हो सकता है मैं हर बार इसको स्किप ना करूं। ठीक है। जरूरी नहीं है मैं हर बार इसे स्किप करवाऊंगा। मैं इस बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से सवाल भी ज्यादा दे दिए थे मैंने। ठीक है। और ठीक है, जिन लोग, कई लोग, मैक्सिमम लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है। ठीक है, काफी लोग तो कह रहे हैं उन्होंने कर लिया है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको एक दिन और दे रहा हूँ क्योंकि अपनी डेली क्लास है, तो आपको एक दिन और दिया जा सकता है। ठीक है। और जिन लोगों ने कर लिया है और अगर कुछ डाउट है, कोई भी अगर बात है, तो बच्चों डोंट वरी। मैं क्या करूंगा, इस रेस के प्रॉपर रिटर्न सोल्यूशन है। आई हैव द रिटर्न सोल्यूशन ऑफ दिस रेस। आंसर की भी है मेरे पास और एक रिटर्न सोल्यूशन भी है, जो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे
और एलएन प्लस पे, दोनों पे मैं डालूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग में मैं डाल दूंगा। आज इवनिंग 7 बजे तक आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगा 7 PM तक। ठीक है, 7 बजे से पहले पहले आई विल गिव यू द सोल्यूशन ऑफ रेस 6, है ना, और शीट के भी सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। या शीट में चाहूंगा, शीट तो हाँ चलो, शीट के भी रिटर्न सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू द रिटर्न सॉल्यूशन ऑफ द शीट। ठीक है भाई, और जो आज का होमवर्क है वो भी अपन कल डिस्कस करेंगे। मान लो आज मैं कोई होमवर्क देता हूं तो वो भी अपन कल डिस्कस करेंगे। आज मैं होमवर्क इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत उसमें मजा आने वाला है। और आज अगर पॉसिबल हो पाया, आज आप लोगों का मैं लाइव क्विज लूंगा। ठीक है, ऑफ 20 मतलब 15 to 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन का मैं आज आपका लाइव क्विज लूंगा और वो बाकायदा प्रॉपर टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी 80 मार्क्स का आप लोगों का। अगर मैं मतलब वहां तक रीच कर गया, सिलेबस वाइज अगर मैं वहां तक रीच कर गया, तो आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है लाइव ऑन दिस क्लास। अपन जिस क्लास में है उसके अंदर आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। तो चालू करते हैं आगे का लेक्चर बच्चों। उससे पहले जो थोड़ी बहुत चीजें पुरानी बची थी वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आइए बच्चों, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे, आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था z = 19। अब मुझे लगता है z = 19 के लिए तो अपन सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इतना बड़ा एटॉमिक नंबर तो नहीं है ये, है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। बच्चों फटाफट बताओ, ये कल के एक क्वेश्चन है, काफी लोगों ने कल ही इसके आंसर दे दिए थे वैसे तो मुझे, बट फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट बताइए इसका पीरियड नंबर क्या रहेगा बच्चों। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या दिख रही है, 4, तो उसका पीरियड नंबर मिलेगा 4। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आया, तो इसका ब्लॉक क्या रहेगा बच्चों, एस, है ना। इसका ब्लॉक कौन सा रहेगा, एस, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर करा है, तो एस ब्लॉक। और अगर अपन बात करें ग्रुप की, तो एस ब्लॉक के जो दो ही ग्रुप होते हैं, या तो ग्रुप 1 होता है या ग्रुप 2 होता है। एस ब्लॉक के दो ही तो ग्रुप होते हैं, या तो ग्रुप 1 होता है या ग्रुप 2 होता है। तो ग्रुप 1 को ये बिलोंग करेगा। 1 भी बोलोगे, और जैसा कि मैंने कहा था, ये तो 1 तो मॉडर्न के अनुसार और मेंडलीव के अनुसार बोलेंगे तो 1a। मैं चाहूंगा दोनों के अनुसार आप लोग बोलोगे, मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी बोलोगे और मेंडलीव के अकॉर्डिंग भी आप बोलोगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 24, z = 24। ठीक है, हाँ, और ये पोटेशियम है, ये तो मैं आपको बोल ही चुका हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपको डायरेक्ट ही पता है कि z = 19 पोटेशियम है, आपको डायरेक्ट ही अगर पता है कि z = 19 पोटेशियम है, तो कोई अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख लिया होगा तो वैसे बता देगा, है ना। तो ये है। अच्छा, एक चीज और बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो निमोनिक दिए थे, मैंने आपको जो खाली पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन दिया था, क्या सभी लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी क्या? क्या सभी लोगों ने उस निमोनिक से उन पीरियोडिक टेबल को भरने की कोशिश करी क्या? बहुत बढ़िया, याद हो गए एलिमेंट। क्योंकि बच्चों आगे के, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, आगे के चैप्टर में उन सिंबल्स की, उन पोजीशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। बिल्कुल, जिनको पहले से आता है बहुत बढ़िया, वरना आपको वो याद करने हैं, है ना।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, एटॉमिक, जैसा कि मैंने कहा था, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजीशन। आपको पहली बार तो सिंबल पता होना चाहिए और उसकी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पोजीशन है, वो कहाँ पे है, ये पता होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। जेड बराबर 24 कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जैसे सर ने आपको डी ब्लॉक के जब कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना सिखाए, ठीक है, क्या सर ऐसे लिखते थे कि 4s1 3d5, ऐसे लिखते थे क्या आप लोग? 4s1 3d5 ऐसे लिखते थे क्या? काफी लोग नो बोल रहे हैं। तो क्या 4s आप बाहर लिखते थे और 3d अंदर लिखते थे क्या? 4s बाहर और 3d अंदर, वेरी गुड। बिल्कुल, अगर सर ने ये बताया है तो बिल्कुल सही बताया है। बच्चों आपको ऐसी ही आदत कल्टीवेट करनी है ना? हमेशा 4s बाहर की ओर लिखोगे और 3d अंदर की ओर लिखोगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब सुनो बच्चों, एक फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले नहीं होते हैं। उनके लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट एस और इनर पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल का सभी लोग मतलब जानते होंगे, पेनल्टीमेट। तो आउटरमोस्ट एस और पेनल्टीमेट डी दोनों मिलाकर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। ठीक है, तो आउटरमोस्ट एस और पेनल्टीमेट डी दोनों मिलाकर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। तो इसका जो पहली बात, तो पीरियड नंबर तो आप सीधे सीधे बता ही दोगे, पीरियड नंबर आएगा 4। अच्छा, इसका ब्लॉक क्या आएगा बच्चों? व्हाट विल बी द ब्लॉक? व्हाट विल बी द ब्लॉक? याद रखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन अफबाउ प्रिंसिपल के एनर्जी ऑर्डर वाइज, अफबाउ प्रिंसिपल के एनर्जी ऑर्डर वाइज लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया था। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया था? डी में आया था। तो डी, और इसका जब आप ग्रुप निकालोगे, और इसका जब आप ग्रुप निकालोगे तो आउटरमोस्ट एस प्लस पेनल्टीमेट डी इलेक्ट्रॉन, दैट इज ग्रुप विल बी 6। ग्रुप विल बी 6। आउटरमोस्ट एस दैट इज एनएस और पेनल्टीमेट n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पे आपको मिलता है 6th ग्रुप। अच्छा, मैंडली वाइज बोलना 6b, मैंडली वाइज बोलोगे तो 6b। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 48। अब देखो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। वैसे तो अब 48 का है तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, है ना? अब क्या, ये थोड़ा बोल सकता हूं, थोड़ा बड़ा एटॉमिक नंबर, आप इसको बोल सकते हो। 48 है। अब 48 के पास दोनों ऑप्शन, या तो आप लिख लो, और आइदर यू कैन यूज द पीरियोडिक, ये आइदर यू कैन यूज द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, कि भाई 48 इसके अकॉर्डिंग कहां आएगा, है ना? तो भाई 48 कहां आएगा? आप या तो इनर्ट गैसेस को देखकर पता लगा लो। जैसे फिफ्थ पीरियड की जो इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर है 54, तो 48 उससे 6 एलिमेंट्स पहले ही तो होगा। आप ये सोच सकते हो ना भाई, 54 फिफ्थ पीरियड पे एटॉमिक नंबर है, तो 48 उससे 6 एलिमेंट पहले। या तो आप पूरा 48 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या फिर आप ऐसे पहुंच सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो कोई भी कर देगा, मैं इसको यूज करते हुए करना चाहता हूं, है ना? आई वांट टू यूज द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस एंड देन कैलकुलेट द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ 48 एटॉमिक नंबर। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। जैसे ये 54 है और ये इनर्ट गैसेस है, ठीक है?
तो 6 तो पी ब्लॉक के हो गए, बना लो, 2 मिनट लगेगा। और प्रॉपर बना के करोगे ना बच्चों तो नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। आपको सवाल नेगेटिव नहीं करना है, भले ही 0 आ जाए। टेस्ट में हमेशा आपके एक दिमाग में चीज होनी चाहिए कि भले ही किसी क्वेश्चन का, पर मुझे किसी भी क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क्स नहीं चाहिए, -1 नहीं चाहिए, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। तो देखो बच्चों, पी ब्लॉक में कितने होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में। तो ये जैसे 18 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है। उसके बाद आपका डी ब्लॉक रहता है, उसके बाद आपका डी ब्लॉक रहता है। ये मैंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी है, छोटी पीरियोडिक टेबल। ये आप तो आप ये सोच सकते हो कि भाई 48 कहां आ रहा है, यू कैन थिंक 48 कहां आ रहा है। तो देखो 54, 53, 52, 51, 50, 49 और 48 यहां आएगा। मिल गया 48 मुझे। ये देखो आप, ये होता है सिस्टमैटिक काम करना, है ना, विदाउट एनी एरर। अगर एरर नहीं चाहिए, बिल्कुल आप आराम से ऐसे काम कर सकते हैं। तो मुझे पता था कि 54 इनर्ट गैस है और 48 आएगा, तो ये 5th पीरियड है, अभी आ जाएगी बेटा। एक्चुअली क्या है, मुझे कॉल आ रहा है, जो मेरा फोन है ना उस पर क्या कॉल आता है, तो उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ऑडियो चल जाती है। डोंट वरी, वापस से आ जाएगी, है ना। ओके, ये मेरा क्या फोन है जिससे मेरा ऑडियो कनेक्टेड है, तो उस पर क्या फोन आता है, तो उसके कारण थोड़ी देर के लिए ऑडियो ब्रेक होती है। डोंट वरी, मैं अपनी बात रिपीट कर दिया करूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि तुम्हें पता है 5th पीरियड है और 5th पीरियड के अंदर 48 आ गया। बस अब आप सारी चीजें पता लगा सकते हो। z इक्वल टू 48, है ना, z इक्वल टू 48। तो पीरियड नंबर आपका हो गया 5, ब्लॉक हो गया आपका डी, और ग्रुप आपको पता चल ही गया 12, है ना, ये है। और 12 को बताइए मेंडलीव में क्या बोलते हैं? मेंडलीव में 12, मेंडलीव में 12 नहीं, 2b, 2b, याद रखना 2b। हाँ बिल्कुल सही, है ना, ये हो गया। और आखिरी था, एक और कौन सा था? 57, 57 भी आप कर सकते हो। पीरियड कैसे पता चला मेरे भाई? जेनॉन कौन से पीरियड में दिख रहा है तेरे को, ये देखना। तो जेनॉन के पीरियड में तो इधर आए अपन, जेनॉन का पीरियड 5th है ना बेटा, 54 से तो इधर आए ना, इसलिए 5th पीरियड, है ना। तो ये है, ओके। नेक्स्ट था बच्चों, कौन से नंबर का था? 5th नंबर का, z इक्वल टू 57। अब 57, अब 57 के लिए क्या करें? तो अगेन यू कैन यूज एनर्ड, या तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हर्ष गोयल बेटा, आपको है ना, या तो लॉग आउट करके लॉग इन करो, अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही, लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो या तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो 57 का, आइदर यू कैन यूज योर पीरियोडिक टेबल। और करना क्या है, बहुत सिंपल है, यही जो चीज अभी अपन ने करी, आप इसी को यूज कर लो ना। जैसे ये जो चीज अपन ने करी, मैं एक बार इसको फिर कॉपी कर रहा हूं, ये जो चीज अपन ने यूज करी, आप इसी को कॉपी कर लो यहाँ पे। तो जैसे ये है ना, ओके। अब बच्चों मैं बनाता हूं इधर वाला,
है ना? ओके, अब ये फिफ्थ पीरियड था, ये फिफ्थ पीरियड था, है ना? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग समझ गए हैं, काफी लोगों को इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पर भाई मेरा मेरा तो मानना है कि क्लास के सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं तो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग कंप्लीटली। वैसे काफी लोग समझ जाते हैं। ओके, अब सुनो, ये देखो, अब तुम्हें पता है 54 यहाँ है ना? तुम्हें पता है 54 यहाँ है, तो जो सिक्स पीरियड होगा उसमें क्या आएगा बताओ बच्चों? 55, 56, भाई सिक्स पीरियड में क्या आएगा? 55, 56 और 57 आएगा बच्चों यहाँ पे। अब तुम्हें 57 के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए। 57 के बारे में अब एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये है लेंथनम, ये है लेंथनम, और लेंथनम जो है उसके अंदर एक्सेप्शन था, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन था, सभी लोगों को पता होगा। 6s के बाद क्या एक्सेप्शन था? चलो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। 6s के बाद ऑफबॉब प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 4s में। ऑफबॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 6s के बाद अगली एनर्जी ऑर्डर 4s की होती है, पर लेंथनम में ऐसा नहीं हुआ। लेंथनम में यहां तक तो 56 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, जो 57th इलेक्ट्रॉन है वो 5d में चला गया। 57th इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया। इट्स एन एक्सेप्शन एंड वायलेशन ऑफ अबव प्रिंसिपल। ये बात सभी लोग क्वांटम नंबर के अंदर आपको सर ने बता दी होगी, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, कि 56 तक तो यहां हो गए थे। अब जो 57th इलेक्ट्रॉन है वो 4s की जगह किसमें चला गया? 5d1 में। अब क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में गया है, अब आते हैं जो अपन करने आए हैं, अब अपन यहां पे पता लगा सकते हैं। तो फटाफट बताओ पीरियड क्या रहेगा? पीरियड नंबर क्या रहेगा बताओ? तो पीरियड नंबर तो तुम्हें दिख ही रहा है 6। ठीक है, और ब्लॉक कौन सा रहेगा? ब्लॉक कौन सा रहेगा? तो जैसा कि हम बोल रहे हैं, लास्ट वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में ना जाके किसमें चला गया? डी में। तो इट इज ऑफ डी ब्लॉक। याद रखना, लैंथनम एंड एक्टिनियम, इसके नीचे जो एक्टिनियम आता है बच्चों यहाँ पे 89 वाला, ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, याद रखना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट, नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, कल से लेकर अभी आज सुबह तक काफी लोगों ने मुझे पीरियोडिक टेबल, भगवान जाने कहां कहां की पीरियोडिक टेबल से खुद कंफ्यूज हो रहे थे और मुझसे काफी डाउट पूछे। मैं सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, इंटरनेट से या कोई और रैंडम बुक से, या कई बार ऐसे पैम्पलेट बट रहे होते हैं, पैम्पलेट से कहीं से भी पीरियोडिक टेबल मत देखना। मेरी बात सभी लोग बहुत गौर से और ध्यान से सुन लीजिए। इंटरनेट से या किसी भी रैंडम किताब से आप पीरियोडिक टेबल नहीं देखोगे, सब गलत सलत देते हैं। मतलब कई जगह सही भी हो सकती है, पर मैक्सिमम जगह मैंने आज तक गलत पीरियोडिक टेबल देखी है। कई पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक, कई पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक में चालू लेंथनम और एक्टिनियम से करते हैं। यहाँ पे La और Ac लिखा होता है, क्या ये सही है? गलत है। लेंथनम और एक्टिनियम एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। दे आर नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट। मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल गलत है। अभी कल ही एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, लिटरली उस पीरियोडिक टेबल में इसको लेंथेनाइड और इसको एक्टिनाइड लिखा हुआ था। लिटरली उसने मेरे को फोटो भेजा है, पीरियोडिक टेबल के अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड लिखा हुआ था, नीचे लेंथेनाइड लिखा हुआ था, ऊपर एक्टिनाइड लिखा हुआ था। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा,
इंटरनेट से कोई भी, और केवल ये इस चैप्टर की बात नहीं है, इंटरनेट से आप केमिस्ट्री का कोई भी फैक्ट चेक नहीं करोगे। यू विल नेवर चेक एनी फैक्ट फ्रॉम इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट में कोई भी सोर्स ऑथेंटिक नहीं होता। देर इज नो ऑथेंटिक सोर्स एज इंटरनेट। सभी लोग मेरी बात समझ गए क्या? आगे हम जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो कई सारे डेटा की हमें जरूरत रहती है। कोई भी डेटा आप इंटरनेट से नहीं देखोगे। जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट के रेडियस की हमें जरूरत पड़ी, तो आप कोई भी रेडियस इंटरनेट से नहीं देखोगे, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी जो टाइप करना जानता है, जिसके हाथों में उंगलियां हैं, वो कुछ भी टाइप कर सकता है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे कोई रोक टोक थोड़ी होती है। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे इस हाइड्रोजन और मेटल, तो वो यस करती हुई 5 वेबसाइट आ जाएगी कि हाँ हाइड्रोजन मेटल है। आप इंटरनेट पे कुछ भी टाइप करोगे, यस आंसर आ ही जाएगा। ठीक है? क्या हाइड्रोजन में से टन की आवाज आती है? क्या हाइड्रोजन मेटल बजता है? तो 2-3 वेबसाइट आपको मिल जाएगी जो कह देगी हाँ हाइड्रोजन में से टन की आवाज आती है, क्योंकि वहां पे लिखने में क्या जा रहा है ना? तो इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ, डोंट एवर ट्रस्ट एनी अदर पीरियोडिक टेबल। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे आप लोग, है ना? ओके। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? पीरियड नंबर हो गया, ब्लॉक हो गया। अच्छा, ग्रुप बता दीजिए, ग्रुप। ये देखो, अभी एक बच्चे का मैसेज आया, सर आई हैव परचेज पीरियोडिक टेबल फ्रॉम सम स्टेशनरी, और उसमें कई एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत दिया हुआ। तो दिया ही होगा बेटा। आप ही बताओ, महेश स्टेशनरी स्टोर वाले को क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी? उसको क्या मतलब है कि लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? उसने आज तक जेल पेन बेचे हैं, उससे बोल दोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दे दे, वो कैसे लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? महेश स्टेशनरी स्टोर। तो सभी लोग समझे इस बात को। हाँ देखो, काफी लोग लिख रहे हैं। तो ऑथेंटिक पीरियोडिक टेबल इज ओनली ऑफ शीट। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। यू हैव टू जस्ट प्रेस दी पीरियोडिक टेबल गिवन इन शीट। ओके। ग्रुप इसका आ जाएगा 3। ग्रुप इसका क्या आ जाएगा? 3। और 3 का जो ग्रुप है वो हो जाएगा 3B। मेनली में क्या हो जाएगा? 3B। ठीक है? ओके। तो आई थिंक यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है क्या? क्या 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट है सभी लोगों के? सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपको रेस 6 में भी मैंने दिया था। आई होप सभी लोगों ने वहां से भी इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है ना? ओके। बच्चों, अब नेक्स्ट जो चीज है, एक कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपकी शीट में दे रखी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं कुछ तो आपको यहाँ पे नोट्स में लिखवाऊंगा और कुछ अपन शीट से ही स्टडी कर लेंगे। तो नेक्स्ट चीज में जो लिखवाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, उसके बाद अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टी चालू करने वाले हैं। एक टर्म होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो मैं पहले भी यूज कर चुका हूं। अब अगर आपको याद हो तो जब मैं मेंडलीव का ड्रॉबैक डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कॉपर सिल्वर गोल्ड को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला था। ना व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेट अस डिस्कस दैट। तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब कॉपी में लिखना है। एलिमेंट्स इन विच outermost elements in which
The outermost D subshell is incomplete. Outermost D subshell is incomplete, incompletely filled in either neutral or ionic state are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी पहले लिख लेते हैं, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। अभी ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जिंक, कैडमियम, मर्करी और एक और एलिमेंट है यूयूबी। These elements are not considered as transition elements because even in their ionic state, they have completely filled D subshell, ठीक है। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग फोकस करेंगे। यूयूबी, एचजी के बाद यूयूबी लिखा बेटा, है ना। अब सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कॉपर। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अपन पूरा नहीं, कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। आर्गन 3d10 4s1। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो या तो अपने न्यूट्रल फॉर्म में, जैसे अभी कॉपर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में या कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं रखता है। डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं रखता है, हम उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो सर ऐसे तो कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी न्यूट्रल में तो इसका डी मुझे कंप्लीट दिख रहा है। पर बच्चों क्या आप जानते हो कि कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है? आई थिंक एवरीबडी नोज दैट कॉपर ऑल्सो शोज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई एग्जांपल सर? सभी लोगों ने CuSO4.5H2O का नाम सुना है क्या? ब्लू विट्रॉल सुना तो होगा, बिल्कुल सुना होगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कॉपर पे जो चार्ज है ना वो +2 है। अब वो कैसे +2 है? वैसे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सल्फेट पे 2- होता है हमेशा। तो कॉपर पे यहाँ पे +2 है ना। तो कॉपर के अंदर +2 होता है, ठीक है। अब कॉपर के अंदर +2 अगर हो गया, जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो देखो बच्चों, अगर +2 बनाने तो फिर क्या हो जाएगा? 3d9। हेंस इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो या तो न्यूट्रल में या कोई अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एलिमेंट अपने डी को इनकम्प्लीट रख लेता है, आई होप सभी लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अगर अपने डी को इनकम्प्लीट रख लेता है तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने लायक है, ठीक है। वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाया जा सकता है। सेम केस गोज फॉर सिल्वर, सेम केस गोज फॉर गोल्ड, ठीक है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है सिल्वर का, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s1 है। तो न्यूट्रल में तो
न्यूट्रल में के हिसाब से अगर सोचो तो फिर तो नहीं, बट बच्चों एजी 3+ भी दिखा लेता है। एजी इन सम कंपाउंड्स ऑल्सो शोज 3+, तो 3+ अगर दिखाएगा तो ये तो 48 हो जाएगा, है ना, 48 हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं, हो सकता है काफी लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मैं समझा दूं कि चार्ज, सिंपल सिंपल जो चार्ज दिख रहा है ना तुम्हें, 2+ चार्ज जो दिख रहा है, 3+ चार्ज जो दिख रहा है, वो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, इसलिए ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। इसलिए सिल्वर एंड कॉपर बोथ आर ट्रांजिशन एलिमेंट। पर बच्चों जब अपन बात करते हैं जिंक की या कैडमियम की या मरकरी की, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, आर्गन 3d10 4s2, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। अभी न्यूट्रल में भी इसका डी फील्ड है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जिंक का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 होता है। +2 के ऊपर वो चार्ज रखता ही नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी +2 के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कभी रखते ही नहीं है। दे डू नॉट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +2। और अगर नहीं रखते हैं तो फिर इसमें तो हमेशा D10 होगा ही होगा, इसमें हमेशा D10 होगा ही होगा। तो अगर हमेशा ही D10 होगा तो कभी इसके अंदर D इनकम्प्लीट होगा ही नहीं। तो अगर कभी D इनकम्प्लीट होगा ही नहीं, हेंस दे कैन नेवर बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। आई होप सभी लोगों को पूरा समझ में आ गया। ठीक है, कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अब देखो किसकी क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? तो बच्चों अभी तो मैं आपको बताऊंगा, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे, सिलेबस में आगे बढ़ते जाओगे, आपको अपने आप पता चलता जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, डोंट वरी, आपको अपने आप पता चलता जाएगा। तो जिंक क्योंकि न्यूट्रल में भी और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फील्ड या कंप्लीट डी ऑर्बिटल रखता है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल रखता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। हेंस इट कैन नेवर बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इट कैन नेवर बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसा ऐसा सिर्फ जिंक के साथ नहीं है, जिंक के पूरे ग्रुप के साथ है। ऐसा सिर्फ जिंक के साथ नहीं है, जिंक के पूरे ग्रुप के साथ है। जिंक, कैडमियम, मर्करी, यूयूबी, है ना, सभी के साथ ऐसा ही है कि these elements are not considered as transition elements because even in their ionic state, लाइन को समझिएगा, even in their ionic state they have completely filled d subshell। और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इनकम्प्लीट चाहिए होता है। ठीक है, तो एक यहां से एक बहुत बढ़िया फैक्ट और आता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो फिर सर ये लोग क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, दे विल नॉट बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो समझिएगा, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? 40। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? 40। और उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं? अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के डेजिग्नेशन से कितने लोगों को देश निकाला दे दिया? 4 लोगों को, 36। तो देर आर 36 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 40 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें कितने हैं? 36। ठीक है, ओके। तो यहां से एक बहुत अच्छी लाइन मेरे दिमाग में आ रही है।
आप लोग ट्रू और फॉल्स बताओगे। क्वेश्चन है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, but all D block elements are not transition elements। बताइए ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल इट इज ट्रू। सभी लोग इस स्टेटमेंट को समझ गए। अबे पूरे 36 के 36 डी ब्लॉक तो हैं, ऑल 36 आर डी ब्लॉक, बट ऑल डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन। ऑल डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये ऐसे इसी तरह के अच्छे स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, अब बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा बहुत जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, हम लिखेंगे नहीं, हम शीट में से पढ़ लेंगे। तो मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार शीट निकाल लें। एवरीवन जस्ट टेक द शीट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, क्योंकि कुछ पार्ट हम शीट में से ही पढ़ना चाहेंगे। तो सभी लोग आ जाएं पेज नंबर 32। पेज नंबर 32, ठीक है, पेज नंबर 32। क्योंकि अब रेस्ट पार्ट हम शीट में से ही पढ़ेंगे, और जब भी आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, आप शीट के थ्योरी पार्ट से ही प्रिपेयर करोगे। उस बहाने कई कम से कम आप शीट तो खोलोगे, है ना। पेज नंबर 32, इसके अंदर आपको दे रखे हैं, जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको करवाया था वो क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, नील, ये जो अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा, द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट वी स्टडीड, एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ नील बोहर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो नील बोहर का नाम सभी लोगों ने सुना होता है। नील बोहर, क्या सभी लोगों ने नाम सुना है कभी नील बोहर का? सुना तो होगा। ठीक है, तो नील बोहर द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और उन्होंने जो इनर्ट गैसेस है उनको अलग क्लासिफाई करा था। तो इनर्ट गैसेस को उन्होंने अलग बोला था कि भाई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, दे आर इनर्ट गैसेस, है ना। हाँ बिल्कुल, नील बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी करी थी, है ना। नील बोर वाज द वन हु डिस्कवर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उन्होंने इनर्ट गैसेस को अलग रखा था। जो आपके एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो आपके एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों, उनको उन्होंने सॉरी एक्सक्यूज मी, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उन्होंने बच्चों नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा था। ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उन्होंने नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा था, पर उसमें इनर्ट गैसेस नहीं थे, एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस को तो उन्होंने अलग से क्लासिफाई करा हुआ है। तो सभी लोग अगर शीट खोल के बैठे हैं तो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का बी वाला पॉइंट पढ़ोगे। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ाया, उसी तरह से होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पूरे एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स, पूरे एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स कौन से वाले? ये वाले, ये आपकी लास्ट क्लास का एंड आउट है। ये पूरे एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें अभी जो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में वो कंप्लीट डी, इनकम्प्लीट डी वाला जो लफड़ा है ना, वो इसके अंदर है ही नहीं।
वो कंप्लीट डी या इनकम्प्लीट डी वाला लफड़ा इनर ट्रांजिशन में नहीं है। ऑल 28 एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात याद रखना, ठीक है। इसमें कोई वो कंप्लीट डी या इनकम्प्लीट एफ, कंप्लीट एफ, इनकम्प्लीट एफ का कोई यहाँ पे झमेला है ही नहीं। सारे के सारे 28 एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सभी लोगों को समझ में आ गया? बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी बातें मैं बता चुका हूं। ओके, नेक्स्ट आप लोग आओगे, बाकी सब मैं पढ़ा चुका हूं। ये मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड तो आप वैसे भी समझते हो। बाकी एस्टिमेशन में पढ़ा चुका हूं, एस्टिमेशन पोजीशन ये मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप लोग आएंगे पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, सम कॉमनली यूज टर्म्स, सम कॉमनली यूज टर्म्स। इसके बारे में आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा। नोबल गैसेस तो आपको पता ही है, इनर्ट गैसेस को नोबल गैस बोलते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोबल गैसेस क्या होती है? इनर्ट गैसेस को नोबल गैस बोलते हैं। हाँ, ये जो सेकंड टर्म है टिपिकल एलिमेंट, तो चलो इसको मैं नोट्स में लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हैंडआउट में लिखवा देता हूं। चलो, टिपिकल एलिमेंट्स सारे आपके सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सारे आपके जो सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दोज आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। आकाश कुमार, यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास। आकाश कुमार, आई एम किकिंग यू आउट ऑफ द क्लास। आप मुझे क्लास के बाद कॉल करोगे। आकाश कुमार, जस्ट लीव द क्लास, आई एम किकिंग यू आउट ऑफ द क्लास, है ना। आप नेक्स्ट क्लास में तभी आ पाओगे जब आप मुझे कॉल करोगे, ओके। ओके, I've just kicked Akash Kumar out of the class. Okay. वही चैट पे बेफिजूल की बातें, मैंने आपको पहले कहा, आई टेक चैट वेरी सीरियसली, क्योंकि काफी लोग कुछ जेन्युइन डाउट्स भी इस पर पूछते हैं, तो उनके डाउट्स में डेफिनेटली हैंडल करता हूं। बट अगर किसी को चैट पे बेमतलब की न्यूसेंस क्रिएट करनी है, तो उससे बढ़िया उनको जब पढ़ने में इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो वाई दे आर इन द क्लास, तो आई हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ द क्लास। भाई वो खुद से क्लास छोड़ नहीं पाते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करता हूं कि मैं उनको क्लास छुड़वा दूं। क्यों उनको पेन देना? उनको पेन देने का कोई मतलब नहीं है ना। ओके, तो बच्चों, टिपिकल एलिमेंट्स आर ऑल सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, है ना। अब बच्चों, इनको बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स? बिकॉज इसका वैसे कोई एग्जैक्ट रीजन है नहीं, है ना। इसका कोई एग्जैक्ट रीजन है नहीं कि व्हाई दे आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, बट यू कैन से क्योंकि इनके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो नीचे के एलिमेंट्स है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इन्हीं दो पीरियड के एलिमेंट से डिसाइड होती है। जैसे मान लीजिए आप बात करें एल्कली मेटल की, तो एल्कली मेटल के अंदर जो लिथियम और सोडियम है, लिथियम ठहरा सेकेंड पीरियड का, सोडियम ठहरा थर्ड पीरियड का। तो जो नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इन्हीं से बोल सकते हैं रिलेट करती है, या इन्हीं को देखते हुए आप नीचे वालों की प्रॉपर्टी पे कमेंट कर सकते हैं, इसलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। बाकायदा आपको तो और कुछ ही नहीं, बाकी आपको तो बस इनका बोल सकते हैं, ये एक तरह से टर्मिनोलॉजी इनको दे दी गई है, एक टर्म इनको दे दी गई है, आपको याद रखना है। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेकेंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है डायगोनल रिलेशनशिप, जो आप लोग जानते ही होंगे। डायगोनल रिलेशनशिप ये भी अपने आगे के टॉपिक्स में भी काम आने वाला है ना। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप?
कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, है ना, कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो है तो अलग अलग ग्रुप में, पर वो प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं। जनरली हम आज तक क्या बोलते आए हैं कि जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। जनरली हम आज तक क्या बोलते हैं, जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, बट हम ये कई बार देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो भी सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। उन्हीं को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। आपकी शीट में बहुत अच्छे से दे रखा है ना। आपके बेटा सब कुछ लिखना है, काफी लोग पूछ रहे हैं ये लिखना है। मैं ईच एंड एवरीथिंग जो आपको हैंड आउट में देता हूं या हैंड आउट में लिखवा रहा हूं, आपको अपने नोट्स में लिखना है, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है। एक एक शब्द जो मैं आपके हैंड आउट में लिखता हूं, कोई भी डायग्राम में बनाता हूं, सब आपको नोट्स में लिखना है। ओके, तो देखो बच्चों, हम ये आज तक बोलते हैं कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। पर बच्चों आप सोचो, लिथियम और मैग्नीशियम की भी कई प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। लिथियम और मैग्नीशियम की भी कई प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, जो जबकि ये अलग ग्रुप में है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम की भी कई प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। और बोरॉन और एल्यूमिनियम की भी, बोरॉन और सिलिकॉन की भी कई प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। रादर दे आर इन डिफरेंट ग्रुप। और बच्चों सिर्फ 3 ही ऐसे पेयर हैं, देर आर ओनली सच 3 पेयर, है ना। ऐसे सिर्फ 3 ही पेयर हैं, ठीक है। ओके, सिर्फ 3 पेयर है बच्चों। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आगे चलता जाता है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसे ही आगे चलता जाता होगा, बाकी ग्रुप में भी ऐसे चलता जाता होगा, नहीं। देर आर ओनली 3 पेयर्स ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट है ब्रिज एलिमेंट्स। बच्चों सिंपल याद रख लो, देखो इसका रीजन है कि वाई दे आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। पहली बात तो ब्रिज एलिमेंट्स बोलते किसको है, ऑल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ऑल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक्सेप्ट आर्गन, ऑल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक्सेप्ट आर्गन आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। बस सिंपल मेरे हिसाब से इसको याद रख लो, है ना। सिंपल इसको याद रख लो, ठीक है, कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक्सेप्ट आर्गन को ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका रीजन तो है, पर महा बकवास रीजन है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक वी शुड मोर फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स और द थिंग्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट टू द आईआईटी सिलेबस। बस सिंपल इसको याद रख लो, सारे थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट आर्गन ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका रीजन आपके उसमें दिया हुआ है, पर उसका कोई सेंस नहीं है, महा बकवास चीज है। आपको बस याद रख लो, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो अगर मैं सोचूं तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को 2 डेजिग्नेशन मिले हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को दो डेजिग्नेशन मिले हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट भी होते हैं और ब्रिज एलिमेंट भी होते हैं, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट होते हैं, है ना। हाँ, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट सिर्फ टिपिकल एलिमेंट होता है। थर्ड पीरियड एलिमेंट को 2 डेजिग्नेशन मिले हैं, टिपिकल एलिमेंट भी होते हैं, ब्रिज एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है। ओके, तो बस ये वाला पार्ट था। अच्छा, एक आईयूपीएससी का बहुत ही, बोल सकते हैं, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट है, जो आपके इसमें दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे अब यार इसको मेरा मन नहीं है लिखवाने का, आई थिंक आप इसको शीट में से ही पढ़ सकते हैं। इसको यहाँ पे नोट्स में लिखने का कोई मतलब है नहीं, आई थिंक सभी लोगों की शीट में है। जैसे जीरो को बोलते हैं नील
और उसका एब्रिविएशन होता है एन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एटॉमिक नंबर है z इक्वल टू 102, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो 1 के लिए बोलते हैं अन, तो अन, 0 के लिए बोलते हैं नील, 2 के लिए बोलते हैं बाय, और फिर लास्ट में लगा देते हैं अम। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनता है वो बनता है अननिलबियम, अननिलबियम। ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल भी ऐसे ही डिसाइड होता है कि यू अन के चक्कर में आएगा यू, नील के चक्कर में आएगा एन, और टू के चक्कर में आएगा बी। आई होप सभी लोग वो टेबल देख रहे हो जो आईयूपीएसी है, टेबल है। हाँ, आई थिंक इसका क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो होमवर्क दिया उसका क्वेश्चन था इसके अंदर। तो यू एन बी इसका सिंबल आएगा, तो ये तो इसका सिंबल आएगा और ये इसका नेम आएगा। ठीक है, ओके। उसी तरह से मान लीजिए बच्चों 113 कोई एटॉमिक नंबर मिला है ना, 113 एटॉमिक नंबर मिला, बताओ क्या आएगा? तो 2 बार अन आ जाएगा, अन अन, और 3 के लिए है ट्रियम, अन अन ट्रियम, तो अन अन ट्रियम, और उसका सिंबल आ जाएगा यू यू टी, यू यू टी। तो अभी जो मैंने जिंक कैडमियम मरकरी और यू यू बी लिखा था ना, तो ये उसी तरह से था। यू यू बी वॉज 112, यू यू बी जो भी मैंने वो बोला था कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इट वॉज 112। ठीक है, तो ये है। ओके, तो बस ये सिंपल सी चीज थी, आई थिंक ये सभी लोग कर ही लोगे, इसमें कुछ खतरनाक बात नहीं है ना? तो ये है। तो बच्चों दिस वाज, आई कैन से दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वाज पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो वी हैव फिनिश्ड द पीरियोडिक टेबल पार्ट। नाउ वी आर स्विचिंग to the next part, the second half of this chapter, which is the major part, periodic properties. Periodic properties. ठीक है, और वो जो क्विज मैंने कहा था वो इसी के अंदर आएगा। Now what is periodic properties? अब सुनो, हमने अभी तक पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों जब आप मान लीजिए किसी ग्रुप को देखते हैं, फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल ग्रुप को आप देख रहे हैं, कल ही मैंने आपको लिखवाया है एल्कली मेटल ग्रुप हेलिना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम। तो बच्चों जब आप मान लीजिए लिथियम से लेकर सीशियम तक आते हैं, या बेरिलियम से लेकर रेडियम तक आते हैं, बेरिलियम यानी बीई, रेडियम मतलब आरए, तो बच्चों कई प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। सम प्रॉपर्टीज चेंज रेगुलरली, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज। और जब मैं बोलता हूं प्रॉपर्टीज मतलब जैसे उस एलिमेंट का साइज, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, ये प्रॉपर्टीज रेगुलरली चेंज होती है, या तो रेगुलरली इंक्रीज होती है या रेगुलरली डिक्रीज होती है। मतलब मान लीजिए आप लिथियम से लेकर सीशियम तक आए, तो उस एलिमेंट के एक एटम का साइज, जैसे लिथियम के एक एटम का साइज, सीशियम के एक एटम का साइज, या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो मैं बोल रहा हूं ग्रुप के अंदर। मान लीजिए आप पीरियड लेते हो, पीरियड मतलब फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, यहां से यहां तक भी अगर आप जाते हो इन अ पीरियड, जब आप जाते हो तो कई प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है, कई प्रॉपर्टीज डिक्रीज करती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज का चेंज जो हो रहा है,
इसको हम एक टर्म से बुलाते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। दिस ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिसिटी। मैं इसको लिख कर दे रहा हूं, सभी लोग इस लाइन को पढ़ के देखना, आई थिंक समझ में आ जाएगा। द ग्रेजुअल चेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, the gradual change of the properties of the elements after a certain period of atomic number is known as periodicity। is known as periodicity। हाँ, अब शीट का काम खत्म हो गया है, अभी फिलहाल के लिए आप शीट बंद कर सकते हैं। शीट का काम खत्म हो गया अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, on moving from left to right or top to bottom in periodic table, elements show periodicity in following properties। इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो सभी लोग समझ गए, पहले तो पीरियोडिसिटी का मतलब ग्रेजुअल चेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ एटॉमिक नंबर। एक सर्टेन पीरियड ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद जो प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, इट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, और ये पीरियोडिसिटी आपको कब कब देखने को मिलता है? मान लीजिए आप ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये सॉरी ग्रुप में क्या बोल रहा हूं, पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? मूविंग अलोंग द पीरियड। हम क्या शब्द यूज करेंगे अभी सुन लो, मूविंग अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड के अंदर, और मूविंग डाउन द ग्रुप यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना? तो किन किन प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, यानी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं? फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों अपन को पढ़नी है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज वी विल लर्न इंडिविजुअली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चार प्रॉपर्टी अपन मेजरली पढ़ते हैं। और भी कई दूसरी चीजें हैं जो अपन पढ़ते हैं, पर ये चार प्रॉपर्टीज है जो अपन पढ़ते हैं। शॉर्ट में अपन इनको क्या क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस को AR बोलेंगे, आयनेशन एनर्जी को IE बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA बोलेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम EN बोलेंगे। ठीक है, ये अपन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से चालू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज एटॉमिक रेडियस। अब सुनो, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? तो बच्चों
अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मैं आपको किसी एलिमेंट का एक एटम दे रहा हूं, है ना, पहली बात तो एटम दिखता कैसा है, एटम कैसा दिखता है, मान लीजिए ऑब्वियस बात है एटम इज स्फेरिकल, और एटम के अंदर होता क्या क्या है भाई, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आसपास अभी तक आप लोगों ने सीखा है न्यूक्लियस के आसपास शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। चलो अपन तो शेल पे शेल मान लेते हैं। तो भाई मान लीजिए ये कोई एटम तो बीच में ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो बाहर रिवॉल्व कर रहा है, शेल में रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस एटम का रेडियस निकाल के दो, इफ आई आस्क यू कि मुझे इस एटम का रेडियस निकाल के दो, आप लोग क्या कैसे रेडियस बोलोगे, इसका कैसे बोलोगे रेडियस, मुझे कमेंट में बताओ। हाउ विल यू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस एटम? नहीं, कैलकुलेट करने का तरीका बताओ, मतलब तरीका कैसे बोलोगे। ऑब्वियस बात है भाई, न्यूक्लियस के सेंटर से जो सबसे लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, भाई न्यूक्लियस के सेंटर से जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेल दैट यू कैन फाइंड, वहां तक की जो डिस्टेंस होगी आप उसको रेडियस बोलोगे। दिस विल बी द रेडियस फॉर यू, यस और नो? हाँ, हाफ द डायमीटर आप बोल दीजिए या जो भी आप बोलोगे, डायमीटर का आधा। नाउ दिस विल बी द रेडियस फॉर यू, राइट? ओके। पर बच्चों ये जो आपने अभी अभी मुझे बोला बिल्कुल सही बोला, कुछ आपने गलत नहीं बोला। यस, दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस एटम, बट देयर आर मेनी मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये जो आपने अभी अभी मुझे रेडियस निकालने का तरीका बताया, आई शुड से दिस इज द थ्योरेटिकल मेथड, दिस इज द थ्योरेटिकल मेथड। पर प्रैक्टिकली इसमें दो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आती है, सब लोग बहुत मुझे ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो बहुत मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम यह है, आप लोगों ने जब क्वांटम नंबर पढ़ा, आप लोगों ने जब क्वांटम नंबर पढ़ा, बच्चों मुझे यह बताओ, आप क्वांटम नंबर जब पढ़ रहे थे, क्वांटम नंबर क्या था? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए नंबर्स। अगर आप मान लीजिए मुझे बोलते हो NLMS, है ना, आप मुझे कभी इलेक्ट्रॉन का NLMS बताते हो, तो मान लीजिए 3,0,0,-, तो इसका क्या मतलब समझू मैं? ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। मुझे आप लोग ये बताइए, आप इलेक्ट्रॉन की सबसे आखिरी जानकारी क्या दे रहे हो मुझे? व्हाट इज द लास्ट इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग मी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? द स्पिन, the very last information of electron that you are able to give me is the spin, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, how the electron is rotating। क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता पाए क्या? कैन यू गिव मी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता पाते हो क्या? नहीं। तो ये बात आपको क्वांटम नंबर में बताई होगी कि इलेक्ट्रॉन की कभी भी कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता। तो जब अब मेरी बात आ जाती है, अब आप लोग समझ गए कि इसमें क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग अभी फोकस में, वो लोग समझ गए कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अबे जिस चीज की तुम पोजीशन बता ही नहीं सकते, तो तुम उसकी लेंथ कैसे बताओगे? हाउ विल यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? जिसके मान लीजिए न्यूक्लियस की पोजीशन तो न्यूक्लियस की पोजीशन तो आप पता लगा सकते हैं, न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स है, पर इसकी पोजीशन कोई फिक्स है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कोई फिक्स है क्या? नहीं है फिक्स। तो जिस चीज की पोजीशन फिक्स ही नहीं है, तुम उसकी डिस्टेंस कैसे नापोगे? हाउ विल यू मेजर द डिस्टेंस? इट इज इम्पॉसिबल। आई थिंक सभी लोग समझ गए। इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसकी जब कोई गारंटी ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, कोई गारंटी नहीं है, तो हाउ विल यू प्रेडिक्ट दैट रेडियस? तो आई थिंक सभी लोग समझ गए मेरी बात को, है ना?
तो ये है, ठीक है। अब मान लीजिए, हाँ, अगर सर ने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, सर ने क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का नाम लिया था क्या बच्चों आपके सामने? नहीं लिया था, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ, कोई बात नहीं। तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस। हाउ विल यू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस? ठीक है, ओके। चलो मान लो आप में से कोई मुझसे मान लो झगड़ा कर ले कि नहीं नहीं सर, एक काम करो, मैं पता लगा लूंगा, मैं मी माई सेल्फ आई विल टेल यू द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब तो रेडियस निकालने दोगे? तब तो रेडियस निकल सकता है। कोई यूं कह दे कि नहीं सर मैं तो पता लगा दूंगा, मैं कहूंगा वेरी गुड, क्या बात है, तू ही है, तू ही है जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगा सकता है। पर अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेटा, अब आता हूं। मैंने कहा था दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आप मान लियो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगा पाते हो, वेरी गुड। पर बच्चों एक लफड़ा और है, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, इस दुनिया का हर एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज ऑलवेज फाउंड इन सम बॉन्डेड स्टेट। ये लो, तो मान लो आपने बहुत कोशिश से, मान लीजिए क्लोरीन एग्जांपल लेता हूं, आपने बहुत मेहनत से क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन पता लगाया कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां पे है, पर आपको बाद में पता चल रहा है कि क्लोरीन कभी भी इस नेचर में अकेला नहीं मिलता, हमेशा किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में मिलता है। तो अब आपको यह नहीं पता कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपने निकाली वो इस एटम की है या इस एटम की है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर वाले एटम का है या इधर वाले एटम का है? वो तो किसी भी एटम का हो सकता है। तो लफड़ा हो गए थे, सभी लोग समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आप पोजीशन पता भी लगा लो इलेक्ट्रॉन की, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड होते हैं। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब मैं सही शब्द यूज करता हूं, आप इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन पता लगाओगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट शेल का आप इलेक्ट्रॉन का पता लगाओगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मैक्सिमम एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है। अगर वो बॉन्डेड है तो भाई साहब वो तो किसी और एटम में गया हुआ है। तो हाउ विल यू नो कि वो जो आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगाई वो इस वाले एटम की है या इस वाले एटम की है? तो ये दो बहुत मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बच्चों अपन को देखने को मिलती है। दीज आर टू मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। इसलिए प्रैक्टिकली कभी भी अपन ऐसे, कैसे, ऐसे अपन कभी भी रेडियस पता नहीं लगा सकते। वी नेवर कैलकुलेट रेडियस थ्रू दिस मेथड। ठीक है, ओके। ये सारी बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं पूरी बात आपको लिख कर दे रहा हूं, डोंट वरी। तो ये जो सेगमेंट है, सुनो, और मैंने इसलिए आप लोगों से कहा था कि एक बार आप खुद से पढ़ के आते तो और अच्छा समझ में आता। थियोरेटिकली इट इज द डिस्टेंस, theoretically it is the distance of electrons from the nucleus। अगर कोई एटॉमिक रेडियस की बात करेगा
तो थ्योरेटिकली तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी थ्योरेटिकली। बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, बच्चों आज थोड़ी सी क्लास आगे एक्सटेंड हो जाए, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज चालू हो रही है आज। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं लूंगा, 10-15 मिनट, है ना? ओके। बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस becomes difficult because there is no well defined boundary। अपन जब ये शेल बनाते हैं ना, तो अपन शेल तो ऐसे बनाते हैं, कोई मुझसे भी शेल बनाने के लिए बोलता है, अपन ऐसे बनाते हैं, पर बच्चों कोई शेल ऐसे थोड़ी होती है, यस और नो? अपन जब इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, बट आप लोग जब क्वांटम नंबर पढ़ चुके हो, ठीक है, जब आप क्वांटम नंबर पढ़ चुके हो तो आपको पता है, अबे इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे होगा ही नहीं, ऐसे कभी इलेक्ट्रॉन कभी हो सकता है क्या? आप ही बताइए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कभी भी पोजीशन फिक्स नहीं है। वो तो हमें एटम बनाना है, इसलिए हम स्फेरिकल एटम बनाते हैं, बट आपको भी पता है एटम की कोई शेप फिक्स नहीं होती, राइट? तो ये है, तो देर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। There is no well defined boundary of the electron around the nucleus, right? और सेकंड प्रॉब्लम यह है, सेकंड प्रॉब्लम यह है, एटम कैन नॉट बी प्रेजेंट in free state. Atom cannot be present in free state. It is always present in combined state. It is always present in combined state. ठीक है? तो ये है, तो ये दो प्रॉब्लम है, तो अब कैसे निकालें? आई थिंक ये वाला डायग्राम हटा देना चाहिए, ये वाले डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसके नीचे लिख लो थ्योरेटिकली, है ना? ये थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अब हम कैसे, अब क्योंकि दोनों चीजों का हमें तोड़ निकालना है, इन दोनों प्रॉब्लम्स का तोड़ निकालना है, तो अब हम क्या करें? तो और कोई चारा नहीं है, मान लीजिए आपको क्लोरीन एटम का रेडियस निकालना है, तो आप क्या करोगे बच्चों? यू विल टेक Cl2 मॉलिक्यूल, है ना? अब आप क्या करोगे? यू विल टेक Cl2 मॉलिक्यूल। अब Cl2 मॉलिक्यूल कैसा होगा? और आप देखना, इस मेथड से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, राइट? जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का तो लफड़ा है, पर बच्चों न्यूक्लियस की पोजीशन तो फिक्स होती है। न्यूक्लियस तो आपको पता है, न्यूक्लियस की पोजीशन तो फिक्स होती है ना, एटम का सेंटर, वेयर इज न्यूक्लियस? एटम का सेंटर। आपको ये तो पता रहता है कि यहाँ पे एटम है, तो एटम का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, तो उसकी पोजीशन तो फिक्स है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन टेक द सेंटर टू सेंटर। आप क्या करोगे? यू कैन टेक सेंटर टू सेंटर, ये देखो आप, है ना?
आप दोनों सेंटर की डिस्टेंस निकाल लोगे और उसको कर दोगे आधा, और उसको क्या कर दोगे, आधा. एंड नाउ यू कैन कॉल दिस डिस्टेंस टू बी द रेडियस ऑफ क्लोरीन. ये डिस्टेंस को भी आप क्या बोल सकते हो, रेडियस ऑफ क्लोरीन. आपके पास और कोई चारा नहीं है. अब सुनो, मैं खुद बोल रहा हूं, क्या ये रेडियस एक्चुअल रेडियस है? अभी जो डिस्टेंस मिल रहा है क्या ये एक्चुअल है? नहीं है. इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, पर चलेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है. वी हैव नो अदर ऑप्शन. तो ऐसे ही आपको रेडियस निकालनी पड़ती है. दो सेम एटम्स लीजिए, वो जिस भी बॉन्ड के थ्रू आपको मिलते हैं, दो सेम एटम लीजिए, दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस जोड़िए और उसको कर दीजिए आधा. इट इज द बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर. बिल्कुल सही बात. ठीक है, और उसको क्या कर दीजिए, आधा, और यही आपकी क्या हो जाती है, रेडियस. ठीक है, तो मैं इसको लिखवा देता हूं. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द एक्चुअल एटॉमिक रेडियस? अभी अपन बेटा प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्रॉपरली डिस्कस दिस मेथड. ठीक है, in combined state it is the half of the internuclear distance. अच्छा, ये जो मैंने अभी ब्लू लाइन खींची ना बच्चों, ये वाली, इसके दो नाम होते हैं. ये जो लाइन है ना, ये वाली, इसके दो नाम होते हैं. ठीक है, इसको दो चीजों से बुलाया जा सकता है. इसको एक तो बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस? क्या आप लोगों ने कभी सुना है इंटरस्टेट ट्रेन? इंटरस्टेट ट्रेन, जैसे जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, जैसे मुंबई दिल्ली ट्रेन, राइट, मुंबई दिल्ली ट्रेन, मुंबई कलकत्ता ट्रेन, या कोलकाता बांद्रा एक्सप्रेस, राइट. तो इंटरस्टेट ट्रेन का क्या मतलब होता है कि दो स्टेट को जोड़ने वाली ट्रेन, राइट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने वाली ट्रेन. उसी तरह से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस. सभी लोगों को समझ में आ गया ना? हाँ, कोटा पटना ट्रेन, तो दो स्टेट को जोड़ने वाली, दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाला डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट. राइट. अच्छा, इसी को बच्चों याद रखना, इसी को एक और नाम से बुलाते हैं, इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को एक और नाम से बुलाते हैं बॉन्ड लेंथ. ये याद रखना आप लोग, ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, ये जो भी अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसका अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग. तो उसके अंदर भी ये बात काम आएगी, बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ. ठीक है, ओके. तो इन द कंबाइंड स्टेट इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ, ठीक है. अच्छा बच्चों, इस लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? तो रेडियस ऑफ क्लोरीन इज हाफ ऑफ, इसको डिनोट कैसे करते हैं? पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ. पहले तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में लिख देता हूं, एटॉमिक रेडियस, है ना. और इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? रेडियस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन. बच्चों इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, रेडियस ऑफ क्लोरीन इज हाफ ऑफ BClCl.
DCl Cl का मतलब सभी लोग समझ गए क्या? यही वाली बात। ये DCl Cl है, ठीक है ना? और उसी का हाफ इज द रेडियस ऑफ क्लोरीन, ठीक है? ओके। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है उसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं। मैं आपको पूरी थ्योरी देने वाला हूं, है ना, ताकि आप कभी भी पढ़ोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? सिंगल डैश है बेटे, बेटा। व्हाट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ the distance between the nuclei of two atoms in bonded state या in combined state ठीक है, is known as bond length और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है? ओके। अब बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सर फिर ये जो एटॉमिक रेडियस है, अभी तो आपने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, पर सर मान लीजिए मैं सोडियम के लिए बोलूंगा, सोडियम के लिए आपसे पूछूंगा, या मैं हीलियम के लिए पूछूंगा या नियॉन के लिए पूछूंगा, फिर आप कैसे निकालोगे? क्योंकि सोडियम में ऐसा तो कभी नहीं होएगा, ऐसी ओवरलैपिंग सोडियम में तो कभी नहीं होती, क्योंकि सोडियम कभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करेगा ही नहीं। तो बिल्कुल बच्चों, अब आपको यहां से फील आ रही होगी, जो लोग सोच रहे होंगे उनको ये दिख रहा होगा कि यार जो एटॉमिक रेडियस निकलेगा, अगर वो बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस तो अलग अलग तरह का आएगा। द एटॉमिक रेडियस विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो बिल्कुल यू आर राइट, द एटॉमिक रेडियस विल नाउ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो जैसे अगर अभी यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। सभी लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड का नाम सुना है? हैज एवरीवन हर्ड अबाउट कोवलेंट बॉन्ड? ये है ना? तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? कोवलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वी हैव, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, there are three types of radius. First is covalent radius. First is covalent radius. तो अभी जो ऊपर अपन ने देखी क्लोरीन की, ये कौन सी वाली रेडियस थी? कोवलेंट रेडियस। सेकेंड इज मेटालिक रेडियस, जो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी? मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर कौन सी रेडियस देखने को मिलेगी? मेटालिक रेडियस, है ना? तो कोवलेंट रेडियस नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मेटालिक रेडियस मेटल्स के अंदर देखने को मिलेगी। कई लोग पूछेंगे सर मेटलॉइड में क्या होगा? तो बच्चों कई मेटलॉइड कोवलेंट दिखाएंगे, कई मेटलॉइड मेटालिक दिखाएंगे, क्योंकि मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी नॉन मेटल और मेटल्स के बीच की होती है। तो कई मेटलॉइड्स कोवलेंट दिखा सकते हैं, कई वो दिखा सकते हैं। और मान लीजिए कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ना तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके अंदर जो रेडियस देखने को मिलती है वो वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है? आयनिक रेडियस एक अलग चीज होती है जो मैं बाद में बताऊंगा। आयनिक रेडियस भी बताऊंगा, इट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? ओके। आई थिंक जो मैंने क्विज की बात कही थी, जो मैंने कहा था कि क्विज मैं आपका लूंगा, वो आई थिंक आज नहीं हो पाएगा बच्चों, वो आई थिंक कल वाले लेक्चर में ही हो पाएगा। द क्विज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई थिंक वो आज मैं वहां तक कवर नहीं कर पाऊंगा, आज वहां तक कवर नहीं हो पा रहा है, वो कल ही हो पाएगा, ठीक है? ओके।
फर्स्ट तीनों तरह की रेडियस कंप्लीट कर लेते हैं और आज का लेक्चर अपन खत्म कर देंगे। पहली रेडियस कोवेलेंट रेडियस है ना। तो कोवेलेंट रेडियस अभी मैंने आपको बता ही दिया, जो भी फ्लोरीन का देखा, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन बिटवीन। इसको कोवेलेंट रेडियस क्यों बोला? बिकॉज इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो जैसे भी मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, अब मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं फ्लोरीन का ले लेता हूं, फ्लोरीन है ना। तो ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ठीक है। और ये दोनों के बीच की आपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नाप ली। अब आपको ही पता है फ्लोरीन नॉन मेटल है। फ्लोरीन इज व्हाट? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आप लोगों को पता होगा नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर नोन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके, अभी कोई एक जो डाउट पूछ रहा, अभी उसके ऊपर भी आने वाला हूं मैं। जिगमेट, आई एम कमिंग ऑन योर डाउट। तो ये तो हो जाएगा डी एफ एफ, और आप इसको कर दीजिए आधा, है ना। तो ये हो जाएगा आर एफ। ये क्या हो जाएगा? आर एफ, ठीक है। अब बच्चों एक चीज ये बताओ, अगर मुझे मान लीजिए फ्लोरीन का रेडियस नापना था, है ना, मुझे फ्लोरीन का रेडियस नापना था, तो ऑब्वियस बात है आई विल टेक F2 मॉलिक्यूल। क्या मैं फ्लोरीन का रेडियस, इसको आप बोलते हो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। भाई बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए आपको किसी भी एलिमेंट का रेडियस नापना है, मैंने आपको टास्क दिया कि जाओ फ्लोरीन का रेडियस नाप के लाओ। आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है, ठीक है। फ्लोरीन का रेडियस नाप के लाओ। तो आप लोग ऑब्वियसली बात है, फ्लोरीन का रेडियस कौन से मॉलिक्यूल से नापोगे? अरे F2 मॉलिक्यूल से तो नापोगे। क्या आप फ्लोरीन का रेडियस क्या आज आप HF मॉलिक्यूल से नापोगे? क्या HF? आपको पता है हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है, यू नो, हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है। ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये रहा फ्लोरीन का न्यूक्लियस। नाप लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और कर दो इसको आधा। इसका आधा यहां कहीं आएगा। बताइए क्या आपको यहां से फ्लोरीन की रेडियस मिलेगी क्या? कॉमन सेंस लगाइए। विल यू गेट द रेडियस ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम ओवर हियर? विल यू गेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर? क्या आपको कभी हाइड्रोजन या फ्लोरीन की रेडियस यहां से मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी, गलत सलत मिलेगी। कॉमन सेंस की बात है, जब भी आपको कभी किसी एटम की रेडियस अगर निकालनी है, यू विल टेक सेम एटम्स, the nucleus of same atoms and then calculate the distance and then divide it in half. आप हमेशा सेम एटम का न्यूक्लियस लेकर उसका डिस्टेंस नापकर और उसका आधा करोगे, देन यू विल गेट द परफेक्ट रेडियस। अपन को वैसे रेडियस परफेक्ट नहीं मिल रही है, आपको अभी दिख रहा है क्या यहां से रेडियस परफेक्ट मिल रही है क्या? अब उसके अंदर से ऐसी रेडियस नाप के लाओगे तो वो तो और इनपरफेक्ट हो जाएगी। आई थिंक सभी लोग बात समझ गए, है ना। तो ऑलमोस्ट हर नॉन मेटल का होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है। हर नॉन मेटल का होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है। तो वहीं से अपन उसकी रेडियस नापना चाहेंगे। यहां से अगर आप ये कहोगे, यहां से आप ये कहोगे कि ये रेडियस ऑफ फ्लोरीन है, तो ये गलत है। दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ फ्लोरीन, दिस इज नॉट द परफेक्ट रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। यह है। और अगेन जब अपन कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो दिस इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो HF मैंने लिया, इट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना? ओके। पर बच्चों यार, एक टॉपिक मुझे आपको बताना था, एक न्यूमेरिकल टॉपिक मुझे बताना था, बट आई थिंक आज मैं बताऊंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। छोड़ो, मैं इसको नेक्स्ट टर्न पे आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टर्न पे मैं इसको बता दूंगा, ठीक है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक बात मुझे आपको बतानी थी, नेक्स्ट टर्न पे मैं बता दूंगा। अभी आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। है ना? तो मैं आपके इस पे अपलोड कर रहा हूँ एलिन प्लस पे। आई एम जस्ट अपलोडिंग इन 1 मिनट, जस्ट वेट। अच्छा, बच्चों मैं एक बार फिर हैंड आउट अपलोड कर रहा हूं, या फिर आप लोग एक बार लिख लो, ईच एंड एवरी वन जस्ट राइट, देर इज वन मोर होमवर्क। पीरियोडिक टेबल का एक्सरसाइज ओवन का 1 to 7, 1 से लेकर 7 क्वेश्चन भी कर लेना। ऑल 1 to 7 क्वेश्चन, 1 से लेकर 7, 1 to 7। सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है क्या? ठीक है, आई थिंक सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है क्या? 1 से लेकर 7 ऑफ एक्सरसाइज ओवन आप लोगों को सॉल्व करना है शीट के अंदर से, है ना? सभी लोग उसको नोट कर ले। 1 to 7, 1 से लेकर 7। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो आज का होमवर्क, जो आज होमवर्क डिस्कस होना था, कल वाली क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग उसको जो है उसको कंप्लीट कर लेना। आज शाम को 7 बजे से पहले पहले रेज 6 के सॉल्यूशन, और हो सका तो शीट के भी सॉल्यूशन मैं आपके एलएन प्लस पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, आप वहां से देख लेना। मैं आपके हो सकेगा तो पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट शीट सॉल्यूशन मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट शीट सॉल्यूशन मैं आपके अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। पीरियोडिक टेबल की पूरी शीट के सॉल्यूशन मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं सेंड कर ही दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं सेंड करूंगा, और आपके एलएन प्लस पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।